हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है एग्जाम टाइम सीरीज, जिसमें हम राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के सभी टॉपिक्स को रिवीजन के रूप में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, DSSB और नेट जीआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, ये एग्जाम टाइम सीरीज एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर किया जाएगा इसमें, और ये कंप्लीट सीरीज आप सभी के एग्जाम तक जारी रहेगी। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं एग्जाम टाइम सीरीज का पहला वीडियो, जिसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति एवं महत्व के बारे में। तो शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान, परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति। राजनीति विज्ञान की प्राचीनता एक सर्वमान्य तथ्य है, जिसने प्राचीन काल में प्लेटो व अरस्तु से लेकर वर्तमान युग तक उल्लेखनीय प्रगति की है। राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से हुई है। यानी पॉलिटिकल साइंस की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से हुई है। यूनानी भाषा में पोलिस का अभिप्राय नगर राज्यों से है। 500 ईसा पूर्व पहले यूनानी लोग इन्हीं छोटे छोटे नगर राज्यों में ही रहते थे और इन नगर राज्यों की स्थिति एवं राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित ज्ञान को राजनीति यानी पॉलिटिक्स कहा जाता था। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने इस विषय को नीति शास्त्र से अलग कर स्वायत्त विषय का रूप दिया था, इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता या जनक भी कहा जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत परिभाषाएं और आधुनिक परिभाषाएं। सबसे पहले राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं के अंतर्गत जिन विचारकों ने प्रमुख परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में जानते हैं। तो गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, और ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। ब्लंटसली महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए गेटल महोदय लिखते हैं, राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है कि ऐतिहासिक खोज, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए की राजनीतिक एवं नैतिक परिकल्पना है। वहीं आशीर्वादम महोदय राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। वहीं सीले महोदय, राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थानियों लंबाई चौड़ाई का करता है। वहीं लीकाक महोदय परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। वहीं पाल जेनेट महोदय ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। वहीं गिलक्राइस्ट महोदय, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है और सामान्य समस्याओं के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया है। वहीं डीमार्क महोदय राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। हरमन हेलर ने राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है, इस रूप में राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया है। वहीं कैटलिन महोदय, राजनीति विज्ञान नियंत्रक एवं नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है, इस रूप में राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया है।
परंपरागत परिभाषाओं के बाद में अब हम देखते हैं राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं। कुछ ऐसे विचारक जो आधुनिक विचारकों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया है। सबसे पहले नाम आता है कैटलिन। तो कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। पूछा जाए कि किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है, तो कैटलिन महोदय ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। वहीं डेविड स्टन महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। वहीं लासबेल एवं केपलान ने राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा देते हुए लिखा है कि यह एक आनुभाविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण एवं सहभागिता का अध्ययन है। वहीं डॉक्टर हसजार एवं स्टीवेंसन महोदय ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति शास्त्र अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुखतया शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप हैं, जैसे व्यक्तियों में परस्पर, व्यक्तियों एवं राज्य के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों के में परस्पर शक्ति का संबंध। वहीं रॉबर्ट ए डहेल महोदय की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और उन्होंने लिखा है कि राजनीति विज्ञान का शक्ति, नियम एवं सत्ता से संबंध है। आमंड एवं पावेल महोदय के अनुसार आधुनिक राजनीति विज्ञान में हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। तो राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद हम यह निष्कर्षतः कह सकते हैं कि वर्तमान में राजनीति विज्ञान केवल राज्य अथवा सरकार से संबंधित विज्ञान नहीं है, बल्कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक क्रियाओं व प्रक्रियाओं, शक्ति, सत्ता तथा मानव समूहों की अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को हमने बता दिया था पहले ही कि दो दृष्टिकोणों के आधार पर विभाजित किया गया है। पहला होता है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को जो है बांटने का प्रमुख आधार है। तो परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य का अध्ययन मानने वाले प्रमुख विचारक जो हैं उसमें गार्नर, गैरेज, ब्लंटसली और गैटिल एक्टन का नाम आता है। जबकि सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने का श्रेय सीले और लीकॉक का जाता है। जबकि राज्य और सरकार का अध्ययन पॉल जेनेट और गिलक्राइस्ट महोदय के द्वारा किया गया है। वहीं राज्य, सरकार एवं व्यक्ति का अध्ययन परंपरागत विचारकों में हरमन हेलर और लास्की महोदय ने ही माना है। वहीं आधुनिक विचारधारा की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मानवीय व्यवहार का अध्ययन के रूप में भी राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया है, जबकि शक्ति के अध्ययन के रूप में चार्ल्स मेरियम, लासबेल और कैटलिन ने परिभाषित किया है। जबकि राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में डेविड स्टन, आमंड और पावेल ने परिभाषित किया है राजनीति विज्ञान को। वहीं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में हर्बर्ट साइमन महोदय ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया है। जबकि नीति के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने का श्रेय लासबेल महोदय को जाता है। अब बात कर लेते हैं राजनीति के पर्याय। तो राजनीति के पर्याय क्या है? जैली ने राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त कोई और ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे पारिभाषिक शब्दों की उसके समान आवश्यकता हो। राजनीति के बारे में बात करते हैं तो राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी नगर राज्य संबंधी पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। राजनीति मतलब पॉलिटिक्स। पॉलिटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। वहीं अरस्तु के बाद जैलिनेक, सिजबिक, हाल्ट, जंडॉर्फ आदि ने भी राजनीति शब्द को ही अपनाया है। जबकि फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में बांटा है। पहली है सैद्धांतिक राजनीति और दूसरी है प्रयोगात्मक राजनीति। आधुनिक लेखकों जैसे पॉल जेनेट, सी लेविस तथा अलेक्जेंडर वेंड ने राजनीति का तात्पर्य प्रयोगात्मक अथवा व्यवहारिक राजनीति से समझा है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, मैकेनी ने राजनीति शब्द को कला के अर्थ में प्रयोग किया है। गार्नर के अनुसार राजनीति शब्द राज्य के क्रियाकलापों के उस भाग तक सीमित है जो दैनिक गतिविधि के संचालन से संबंध रखता है। वहीं गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं कि आधुनिक प्रयोग के कारण राजनीति का एक नया अभिप्राय हो गया है, जिससे हमारे विज्ञान के नाम के रूप में यह निरर्थक हो गया है। वहीं राजनीतिक दर्शन के बारे में अगर हम बात करें तो राजनीतिक दर्शन राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है
और इस विषय ने अपने अधिकांश सिद्धांत राजनीतिक दर्शन से ही लिए हैं। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी किसे माना जाता है? तो राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी राजनीतिक दर्शन को माना जाता है। इसकी प्रकृति दार्शनिक है, जो कल्पना एवं तर्क पर आधारित है। इसमें नैतिकता एवं मूल्यों पर भी बल दिया जाता है। वहीं गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीतिक दर्शन का एक प्रकार से राजनीति से पूर्व जन्म हुआ, क्योंकि राजनीति विज्ञान राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर ही आधारित है। जे एल हेलोबेल ने राजनीतिक दर्शन का संबंध राजनीतिक संस्थाओं में निहित विचारों एवं आकांक्षाओं से है और इसका कारण राजनीतिक दर्शन विषय का पूर्ण अध्ययन ही है। बात करते हैं राजनीतिक चिंतन के बारे में। तो किसी विशेष समय अवधि में संपूर्ण समाज के राजनीतिक मनन एवं विचारों का समुच्चय ही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं आधुनिक विषय राजनीति विज्ञान के बारे में। तो राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गॉडविन और मेरी वोllस्टनक्राफ्ट द्वारा किया गया था। अब राजनीति विज्ञान शब्द का यहाँ पर बात की गई है, और राजनीति केवल अगर बात की जाए तो वो अरस्तु हो जाएगा, लेकिन राजनीति विज्ञान के शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग की बात की जाए तो वो गॉडविन और मेरी वोllस्टनक्राफ्ट हो जाएगा। बाद में इस शब्द का प्रयोग बिकी, ह्यूम और जॉन सीले के द्वारा भी किया गया। इसमें तथ्यों, अनुभवात्मकता, प्रयोग व विज्ञान को आधार माना जाता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार विवेक और प्रचलन के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान ही इस विषय का सर्वाधिक उचित नाम है। और नोट पॉइंट है कि वान मोहल, हल्टेजन, डार्फ, लेविस और गिडिंग्स ने राजनीति का विज्ञान का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। तो पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का प्रयोग बहुवचन के रूप में किसने किया है? वान मोहल, हल्टेजन, डार्फ, लेविस और गिडिंग्स ने राजनीति विज्ञान का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के बाद बात कर लेते हैं राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। तो जिस तरीके से राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को लेकर के भी दो तरीके से इसका विभाजन किया गया था, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, उसी तरीके से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को लेकर के भी सभी विचारक एकमत नहीं हैं और इसका भी विभाजन और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक आता है परंपरागत परिप्रेक्ष्य और दूसरा आता है आधुनिक परिप्रेक्ष्य। तो सबसे पहले पढ़ेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता था। राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत जिन विषयों का अध्ययन किया जाता था वो है राज्य का अध्ययन किया, सरकार का अध्ययन, तीसरा है स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधों व संगठनों का अध्ययन, अगला है राजनीतिक सिद्धांतों एवं विचारधाराओं का अध्ययन, फिर है शासन प्रबंध का अध्ययन और अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन, और सबसे लास्ट पॉइंट आता है राजनीतिक दलों तथा दबाव गुटों का अध्ययन। तो ये सभी राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित विषय हैं जिनका अध्ययन किया जाता था। गार्नर के अनुसार राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज, दूसरा पॉइंट राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास, विभिन्न रूपों की गवेषणा, और उक्त खोज तथा गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान लगाना जो है राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं बात करते हैं कि प्रोफेसर गैटिल महोदय ने राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत जिन बिंदुओं को सम्मिलित किया है उनमें है कि राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों के विकास का अध्ययन किया जाता था परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत। वहीं विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता था। राज्य का आदर्श निश्चित करना जो है राज्य की परंपरागत राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि फ्रेडरिक पोलक ने परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो भागों में बांटा है और ये मानते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति विज्ञान सम्मिलित होती है। वहीं अब बात कर लेते हैं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। तो इसके अनुसार राजनीति विज्ञान में निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन, शक्ति एवं प्रभाव का अध्ययन, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति एवं सामान्य मत का अध्ययन, विभिन्न समस्याओं एवं संघर्षों का अध्ययन और
अध्ययन के अन्य विषय क्षेत्र जो हैं वो भी राजनीति विज्ञान की आधुनिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। बाकी बात में इसका महत्वपूर्ण डिसीजन सन 1948 में यूनेस्को के हुए सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्न विषयों को भी शामिल किया गया। पहला, राजनीतिक सिद्धांत आते हैं इसके क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा, राजनीतिक संस्थाएं आती हैं। तीसरा, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह एवं लोकमत भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अंतरराष्ट्रीय संबंध भी राजनीति विज्ञान के आधुनिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। मैकडूगल और ग्राहम वॉलास ने राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए मनोविज्ञान की ओर संकेत किया है, जबकि हसजार और स्टीवेंसन ने राजनीति विज्ञान, जो एक समय अपने अध्ययन के लिए राजकीय तत्वों का ही ध्यान करता था, आज अपने प्रशासनिक तत्वों के अध्ययन में आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधारों की भी विवेचना करता है। वेंडेल बिल्की ने अपनी पुस्तक एक विश्व वन वर्ल्ड में संपूर्ण मानव समाज की जो एकरूपता दिखाई है वह एक तथ्य है और इसे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। रोला, पिनाक तथा स्मिथ के अनुसार क्या है और क्या होना चाहिए तथा दोनों यानी यथार्थ एवं आदर्श के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इस दृष्टि से सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति। तो जिस तरीके से राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र सभी को लेकर के विचारकों में मतभेद है, उसी तरीके से राजनीति विज्ञान की प्रकृति को लेकर के भी सभी विचारकों और विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं और कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान और कला दोनों मानते हैं। तो देखते हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक। तो राजनीति विज्ञान विज्ञान है कि नहीं, इस पर विद्वानों में मतभेद है और मतभेद होने के कारण आप सभी को बता दें इसकी प्रकृति जो है एक पक्षी नहीं कही जा सकती है। अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर साइंस कहा है तथा बर्नार्ड शॉ ने भी इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। बर्नार्ड शॉ ने भी इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है, जबकि बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंटसली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लास्की आदि अन्य विद्वान भी इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले प्रमुख विचारकों में सबसे पहला नाम अरस्तु का आता है, जिन्होंने इसे मास्टर साइंस कहा है। दूसरा नाम बर्नार्ड शॉ का आता है, जिन्होंने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। और राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले अन्य प्रमुख विद्वान बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंटसली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लास्की आते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सा विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। तो आप विज्ञान मानने वाले विचारकों को जानते होंगे, तो नहीं मानने वाले विचारकों को आप फाइंड आउट कर पाएंगे। देखते हैं आगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रमुख विचारक जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो उन विचारकों में प्रमुख रूप से बकल, काम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, कैटलिन, मोस्का, ब्रोगन, बर्क आदि विद्वान सम्मिलित हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। काम्टे महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के संबंध में एकमत नहीं है। इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है। इसमें उन तत्वों का अभाव है जिसके आधार पर भविष्य के लिए ठीक तरीके से निष्कर्ष निकाले जा सकें। वहीं बकल महोदय ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हुए कहा है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बकल महोदय का। जबकि मेटलैंड का भी स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है। वहीं बर्क महोदय ने भी लिखा है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का विज्ञान बनना ना तो संभव है और न ही वांछनीय है। अब राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, इस संबंध में किन किन तथ्यों को पेश किया जाता है। तो जो भी विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान इन तथ्यों के आधार पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सुनिश्चित और परिभाषित शब्दावली का अभाव। उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान में सुनिश्चित
और परिभाषित शब्दावली है उसकी जो है कमी है, इसलिए इसे विज्ञान नहीं माना जा सकता है। दूसरा है सर्वमान्य नियमों एवं तथ्यों का अभाव। साथियों, राजनीति विज्ञान को विज्ञान ना मानने वाले विचारकों का मानना है कि जिस तरीके से भौतिक विज्ञान में सर्वमान्य नियम और तथ्य होते हैं, उसी तरीके से राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य नियम एवं तथ्य नहीं होते हैं और इसलिए इसे विज्ञान नहीं माना जा सकता है। अगला जिस पॉइंट पे इसे विज्ञान नहीं मानते हैं वो है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण संभव नहीं है। ऐसे विचारक जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, उनका मानना है कि अन्य विज्ञानों की तरह इसमें प्रयोग और पर्यवेक्षण संभव नहीं, इसलिए इसे विज्ञान सम्मत नहीं कहा जा सकता है। इसमें भविष्यवाणी भी संभव नहीं है और कारण में निश्चित संबंधों का अभाव पाया जाता है और जबकि निश्चित अध्ययन पद्धति का भी अभाव है। तो राजनीति विज्ञान को इन सभी बिंदुओं के आधार पर विज्ञान नहीं मानते हैं विचारक। और वहीं बिलोबी महोदय ने कहा है कि राजनीति का विज्ञान बनना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। यानी बिलोबी महोदय ने स्टेटमेंट स्पष्ट क्लियर कर दिया है, राजनीति का विज्ञान बनना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। अब बर्क महोदय कहते हैं कि राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है और कहीं न कहीं इनकी बात आज तक जो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए तो सही भी साबित होती है। अब राजनीति विज्ञान मानते हैं उन विचारकों का कहना है कि हम इन तथ्यों के आधार पर इसे विज्ञान मान सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले विचारक किन तथ्यों के आधार पर राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं? तो पहला पॉइंट है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले विचारकों का कहना है कि इसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है। जिस तरीके से अन्य विज्ञानों में होता है उसी तरीके से राजनीति विज्ञान में भी क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान होता है। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि अध्ययन सामग्री की प्रकृति एवं स्थायित्व एवं एकरूपता। दूसरा है सर्वमान्य तथ्य और चौथा है कार्य एवं कारण में पारस्परिक संबंध है। पर्यवेक्षण एवं परीक्षण भी संभव है इसमें और भविष्यवाणी की क्षमता भी है। तो कुल मिलाकर के राजनीति विज्ञान को जो विचारक विज्ञान मानते हैं वो इन आधारों पर कहते हैं कि इसे विज्ञान कहा जाता है। लॉर्ड ब्राइस ने राजनीति विज्ञान की प्रकृति को विज्ञान मानते हुए कहा है कि मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में एकरूपता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा समान प्रकार के कार्य ही करता है। वहीं डॉक्टर फाइनर ने कहा है कि हम निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणियां तो नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। वहीं होल्टजन डार्फ ने कहा है कि ज्ञान भंडार में जो महान वृद्धि हो चुकी है उसे देखते हुए यह अस्वीकार करना असंभव है कि राज्य से संबंध सभी अनुभवों, अवस्थाओं और ज्ञान को राज्य विज्ञान के अंतर्गत लाया जा सकता है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हुए सर फ्रेडरिक पोलक ने लिखा है कि जिस प्रकार नैतिकता का एक विज्ञान है, उसी भाव में और उसी तरह अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीति का भी एक विज्ञान है, जिसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं है और इसे एक सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए क्या राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह शुद्ध विज्ञान है, तो कहेंगे राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक शुद्ध विज्ञान नहीं है और इसे एक सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। वहीं गिलक्राइस्ट महोदय लिखते हैं कि यद्यपि सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों जैसी यथार्थता प्राप्त करना कठिन है, तथापि सामाजिक समस्याओं पर उसी वैज्ञानिक ढंग से विचार किया जा सकता है जैसा कि रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र में। वहीं राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हुए लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान को ऋतु विज्ञान की भांति अपूर्ण एवं अविकसित विज्ञान कहा जा सकता है। राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में है। तो जो विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं और उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान एक कला है। पहले जानते हैं कि कला क्यों है। तो कुछ विद्वानों ने इसे कला के रूप में स्वीकार किया है। कला का आशय एवं उद्देश्य जीवन की सुंदरतम क्षेत्र अनुभूति से है। वह मानव की श्रेष्ठ कल्पनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति है और इसी आधार पर कुछ प्रमुख विचारक हुए हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को कला माना है। सबसे पहला नाम आता है विलियम एस लिंगर का। इन्होंने विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है और राजनीति विज्ञान उसी तरीके का एक कला है। जबकि ब्लंटसली महोदय कहते हैं कि राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक बोध होता है। राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से वह कैसा व्यवहार करे, राजनीति में इन समस्त बातों का प्रतिपादन होता है। वहीं कैटलिन महोदय कहते हैं कि राजनीति का अर्थ विस्तार करते हुए उसे कला, दर्शन और विज्ञान
तीनों मानता है। तो कैटलिन महोदय एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान, कला और दर्शन तीनों माना है। लासबेल ने भी इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है। बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति के बारे में। तो आरसी मैकड्रिस्ट, जी.के. रॉबर्ट्स और एडवर्ड ए. फ्रीमैन का मत है कि अध्ययन विषय के लिए तुलनात्मक राजनीति शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त एवं सार्थक है। इनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता से है। जी.के. रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीति बृहत्तर क्षेत्र का संकेतक है और यम कार्टिस के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक व्यवहारों की आपसी विशिष्ट नियमितताओं, समानताओं तथा विरोधों का अध्ययन करती है। जबकि तुलनात्मक राजनीति शब्द को अपनाने का सर्वाधिक शक्तिशाली रूप में विरोध लियो स्ट्रास, हर्बर्ट स्टोरिंग और हेराल्ड लासबेल ने किया है। तो तुलनात्मक राजनीति शब्द को अपनाने का विरोध किसने किया है? तो लियो स्ट्रास, हर्बर्ट स्टोरिंग और हेराल्ड लासबेल ने। आगे देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उपागम की। तो सबसे पहले इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो परंपरागत उपागम, दूसरा है आधुनिक उपागम। परंपरागत उपागम के अंतर्गत जो सम्मिलित किया जाता है उसमें दार्शनिक, ऐतिहासिक, विधि या कानूनी, औपचारिक, संस्थात्मक और तुलनात्मक। जबकि आधुनिक में वैज्ञानिक, अनुभवात्मक, व्यवहारवादी, व्यवस्थावादी, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक और निर्णय निर्माण और संप्रेषण, अंतः अनुशासनात्मक और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक उपागमों को सम्मिलित किया जाता है। तो अब बात करते हैं आगे। तो अब राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्रों में प्रकृति से जुड़े हुए कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्यों को देख लेते हैं जहां से परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य की कला कहा है, यानी द आर्ट ऑफ पॉसिबल कहा है, और उदारवादी राजनीति को समझौते की कला कहते हैं। जो उदारवादी विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को समझौते की कला कहते हैं। जबकि मार्क्स राजनीति धनीभूत और अर्थनीति है और व्यवहारवादी जो हैं वो राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में देखते हैं। डेविड ईस्टन राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, जबकि माइकल ओकशार्ट ने कहा है कि राजनीति सीमाहीन समुद्र के समान है। अब बात कर लेते हैं व्यवहारवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट पर। तो व्यवहार या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है जिसे द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी राजवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। यद्यपि इसकी जड़ें महायुद्ध के पहले भी ग्राहम वालास और ब्रेडले आदि की रचनाओं में देखी जा सकती हैं। यह उपागम मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक पर केंद्रित करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन है, जिसके अनुसार व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। व्यवहारवाद के उदय के जो प्रमुख कारण हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति लोगों में असंतोष। दूसरा है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव और चौथा है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। इसका विकास कब हुआ है? तो व्यवहारवाद का विकास 1908 में ग्राहम वोलास की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और एएफ बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट प्रकाशित हुई और वहां से व्यवहारवाद का विकास देखने को मिलता है। 1925 में चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स आई है। वहीं व्यवहारवाद का अधिकारी विद्वान डेविड ईस्टन को कहा जाता है और डेविड ईस्टन ने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहार के आधार एवं लक्ष्यों का वर्णन किया है। तो डेविड ईस्टन महोदय ने व्यवहार के आधार एवं जिन लक्ष्यों का वर्णन किया है उनके अंतर्गत 8 बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। पहला है नियमन, दूसरा है सत्यापन, तीसरा है तकनीकी प्रयोग, चौथा है परिमाणीकरण, पांचवा है मूल्य निर्धारण, छठा है व्यवस्थाबद्धीकरण और सातवां है विशुद्ध ज्ञान और आठवां है समग्रता। अब कुछ विद्वान व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं। तो व्यवहारवाद की आलोचना किन तथ्यों के आधार पर करते हैं? तो सबसे पहले है अत्यधिक शब्द आडंबर के आधार पर। दूसरा है राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत है। तीसरा है
राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। अगला है पद्धतियों पर अत्यधिक बल दिया गया है। चौथा है मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो है अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। तो व्यवहारवाद का आलोचना इन बिंदुओं के आधार पर की जाती है। साथियों, आप सभी लोग अगर इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं फ्री ऑफ कास्ट, तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी उसके जस्ट वीडियो लाइव वीडियो का सेशन जैसे ही समाप्त होगा, आप सभी के लिए ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ और भी पॉइंट हैं जिनके आधार पर व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है। जैसे अन्य पद्धतियों को महत्व को नकारना। व्यवहारवाद जो है अन्य अध्ययन की पद्धतियों के महत्व को नकार देता है, इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। और व्यवहारवाद नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में भी इसकी आलोचना की जाती है। अब इतनी आलोचनाएं होने के बाद भी व्यवहारवाद की उपयोगिता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो व्यवहारवाद के कारण आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा है। व्यवहारवाद के प्रयासों के परिणाम स्वरूप संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन को चुनौती दी गई और अब व्यक्ति, प्रक्रिया तथा तथ्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन के केंद्र बन गए हैं। इसके तथ्यपूर्ण निष्कर्षों ने नीति निर्माण में योगदान देकर राजनीति शास्त्र को सामाजिक इंजीनियरिंग बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। व्यवहारवाद की उपयोगिताओं को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसा व्यवहारवाद एक पुनर्निर्माण क्रिया है जिसने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियां, उच्चतर परिस्थिति और सबसे बढ़कर अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की। दूसरा पॉइंट है, व्यवहारवादियों ने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन किया है, जिसके अनुसार एक समाज का विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञानों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। तीसरा है, व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति को राजनीतिक विश्लेषण की इकाई बनाने पर जोर दिया है, जिसने राजनीतिक विज्ञान को एकता और आधुनिकता प्रदान की है। अंतिम पॉइंट जो है, जिस राजनीति विज्ञान की उपयोगिता को में जो है व्यवहारवाद की उपयोगिता को सिद्ध करता है, वो है व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धतियां, नए मापन एवं नूतन क्षेत्र प्रदान किए हैं। व्यवहारवाद के बाद बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है, जिसके दो नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता। तो उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे पूछे जा सकते हैं, तो कर्म और प्रासंगिकता है। या व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तत्कालिक समस्याओं, संकटों एवं चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है, जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होनी चाहिए। डेविड स्टर्न के शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें और भी बहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए हैं। पहला है शोध की सार्थकता यानी प्रासंगिकता, और दूसरा है क्रियानिष्ठता या कर्म। स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिन्हें वह प्रासंगिकता के सिद्धांत कहते हैं। पहला है प्राविधिक से पूर्व सार, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल, तीसरा है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, चौथा है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, पांचवा है बुद्धिजीवियों की भूमिका, और छठा है कर्मनिष्ठ विज्ञान, सातवां है व्यवसाय का राजनीतिकरण। अगर व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद की समीक्षा करें तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है, और साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीति वैज्ञानिक का अपने युग में सामाजिक समस्याओं एवं प्रश्नों पर विचार करना अनिवार्य उत्तरदायित्व है। संक्षेप में अगर हम कहें तो उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद की अंत्येष्टि करने वाली क्रांति के स्थान पर व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला आंदोलन कहना उचित होगा। तो साथियों, ये था आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है एग्जाम टाइम सीरीज के अंतर्गत एक वीडियो एक टॉपिक, और जिसके अंतर्गत आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होगा। साथियों, वीडियो में मैंने कहीं नहीं बोला है, अब एक बार आप सभी से बोल रहे हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ऐसी ही तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं तो से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले इस सीरीज को कंप्लीट करने का आप सभी के एग्जाम से पहले। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे आप सभी लोगों के लिए एक और नए वीडियो में, एक टॉपिक एक वीडियो के रूप में, एग्जाम टाइम सीरीज के रूप में आप सभी के लिए। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।